रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 76। कुछ दिन बाद, देखते देखते कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर किसी के लाइफ में थोड़े थोड़े चेंज आने लगे और जैसे प्रिंस इन दिनों उसकी तबीयत काफ़ी सुधार आ गया था और उसे अब शगुन का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल गया था और उसे ये भी पता था कि शगुन इस वक्त होटल में है। वह चाहे तो कभी भी जाकर उससे मिल सकता था। अब उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ गया था। जो भी हो, उसकी दोस्ती ख़त्म नहीं हो सकती। तो वहीं इन दिनों राशि ऑफिस नहीं जा रही थी, बल्कि जो भी काम था वो अपने लैपटॉप पर काम करने लगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो वीर को कॉल करके बता दिया करती थी। दूसरी तरफ इटली में अथर्व अपने काम में बिजी था, तो उससे भी ज़्यादा बिजी माहिर था। और नीलम जी तो बहुत अच्छा लग रहा था अपने इन दोनों बेटों के साथ रहते हुए, और वह अपने दोनों बेटों को इंडियन खाना बनाकर खिला रही थी। वह चाहती थी जब वह वहाँ पर है तब तक वो अपने हाथों से बनाकर उन्हें खाना खिलाए। उन्हें यहाँ बहुत बोर भी होता था, पर उन्हें कंपनी देने के लिए सर्वेंट लूसिया थी। अगर कुछ सामान भी मांगना होता था तो वह सर्वेंट लूसिया को लेकर जाती थी, या तो उसे अकेला भी भेज देती थी। मध्य प्रदेश, गांधीनगर। दिशा के दादा दादी। आज उन्होंने दिशा को कॉल किया और दिशा इस वक्त कॉलेज से अपार्टमेंट पहुंच गई थी कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। दिशा इन दिनों काफ़ी खुश थी क्योंकि कुछ ही महीने बाद उसके फाइनल एग्ज़ाम्स थे और इन दिनों माहिर के न होने से उसका वक्त जल्दी बीत रहा था, क्योंकि माहिर उसे रोकने के लिए नहीं था। वह टाइम से कॉलेज आती और जाती थी और टाइम पर ऑफिस जाने लगी थी, और इन दिनों वह कैंटीन में कॉफ़ी भी पीने के लिए जाती थी और आर्य से खुलकर बातें भी कर रही थी। अपने दादा दादी का कॉल देखकर उसने तुरंत कॉल रिसीव करते ही बोली, हेलो दादी, आप कैसी हैं? दादी बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोली, अरे दिशा मेरी बच्ची, कैसा चल रहा है तुम्हारा पढ़ाई, और माहिर बेटा कैसे हैं? दादी की बातों से ही पता चल रहा था कि वह बहुत खुश हैं। दिशा भी खुश होते हुए बताते गई कि वह भी खुश है और माहिर की भी बहुत खुश है। और दादी ने नंदू के बारे में भी पूछी, जो कि दिशा ने बता दी कि हर रोज़ वह नंदू के साथ ही बातें करती है। दिशा थोड़ी इमोशनल होते हुए आगे बोली, दादी और दादू, आप दोनों की मुझे बहुत याद आती है। हर रोज़ आप दोनों को बहुत याद करती हूँ। यह सुन दादी भी उदास हो गई और बोली, तुमसे भी ज़्यादा हम लोग तुम्हें रोज़ याद करते हैं। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे चीज़ों को देखकर तुम्हारी बहुत याद आती है मेरी बच्ची, पर हम क्या ही कर सकते हैं। नज़दीक होती तो हम तुमसे मिलने आ जाते, पर तुम तो बहुत दूर हो। यह सुन दिशा बोली, दादी बहुत जल्द एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगी। मुझे अब यहाँ अच्छा नहीं लगता। यह बोलते वक्त दिशा का चेहरा लटक गया। वहीं दादी बोली, अभी से तुम्हारी यही हाल है तो आगे चलकर कैसे होगा मेरी बच्ची? तो तुम तो लड़की जात हो, आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तो तुम्हें हमें हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। दादी की बातें सुन दिशा रोने जैसी शक्ल बनाकर बोली, दादी मुझे आप दोनों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना। मुझे सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के साथ रहना है, नहीं करना मुझे शादी वादी। उसकी बच्चों जैसी बातें सुनकर दादी हंसने लगी। उसके बाद उसे दादी के हाथ से उसके दादाजी ने फ़ोन लेकर बातें करने लगे। ऐसे ही कुछ देर तक वे दोनों बातें किए। उसके बाद दादी दिशा से फाइनली बोली, दिशा मेरी बच्ची, मैं तुम्हें इसलिए फ़ोन की हूँ ताकि तुम्हें बता सकूँ कि हमने तुम्हारे लिए लड़का देख लिया है। अपने गांव के पास वाले गांव में वे लोग रहते हैं। दिशा ने जैसे यह सुनी कि उसकी दादी ने उसके लिए लड़का देख रखा है तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे इतना जल्दी शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना था। वह तो अपनी पूरी पढ़ाई करना चाहती थी, यहाँ तक कि अच्छी जॉब करना चाहती थी।
अपने दादा दादी के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी ताकि उन्हें जो खुशियाँ नहीं मिला वह अब मिल सके। पर शादी का नाम सुनते ही उसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। दादी को यही लग रहा था कि लड़कियों को जब शादी का रिश्ता आता है तो उन्हें सुनने में बहुत शर्म आने लगता है। तो वैसे ही दिशा को भी शर्म के वजह से बोला नहीं जा रहा। दादी मुस्कुराते हुए आगे बोली, बेटी मैं चाहती हूँ तुम्हारी पढ़ाई जैसे ख़त्म होए तुम यहाँ आ जाना ताकि तुम और उस लड़के को देख सको जो तुम्हारा पति होने वाला है। हम नहीं चाहते पुराने ज़माने की तरह तुम्हारी शादी हो। हम चाहते हैं कि तुम आकर उसे एक बार बातें करो, वह भी बात कर ले, उसके बाद रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। पर मेरा यकीन करो, लड़का बहुत अच्छा है और यही पास के गांव में रहेगा। जब तुम्हारा दिल करे तब तुम हमसे मिलने आ जाना, हम भी तुमसे मिलने आया करेंगे। उसकी खेती बाड़ी सब कुछ है। दिशा अपनी दादी की बातें सुनकर एकदम सुन हो गई थी। उसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था कि बोले भी तो क्या बोले कि वह शादी नहीं करेगी तो दादी नाराज़ हो जाएगी और हाँ कहेगी तो उसका मन नाराज़ हो रहा था। उसके पास कोई शब्द नहीं था जिसके चलते वह धीरे से बोली, दादी मैं बाद में आपसे बात करती हूँ, अभी मुझे बहुत काम है। दादी भी मुस्कुराते हुए हाँ बोली और दोनों ने अपने अपने तरफ से कॉल कट कर दी। दिशा के दिमाग में वह बात फिट हो गया कि दादी ने उसके लिए रिश्ता देख रखी है। शादी का नाम सुनते ही उसे तुरंत माहिर की याद आने लगा कि किस तरह उसने शादी कर लिया। अगर यही शादी माहिर के साथ होता तो उसे कुछ नहीं लगता, पर दिशा खुद को किसी और के साथ नहीं देखना चाहती थी। कुछ देर पहले जो उसका चेहरा इतना खिलखिलाया था अब वह बहुत मायूस हो गई, पर वह कर भी क्या सकती थी, उसकी नसीब भी उसका साथ नहीं दे रहा। कॉल कट करने के बाद दादी ने माहिर को कॉल लगाई, पर माहिर को कॉल नहीं लगा क्योंकि माहिर का सिम इंडिया का था और वह इस वक्त इटली में होने के वजह से उसका कॉल नहीं लग रहा था। वहीं दादी ने दिशा के साथ बात करने के बाद नंदू को कॉल लगाई। नंदू ने भी दादी का कॉल रिसीव कर लिया और दादी ने नंदू को बता दिया। नंदू ने जैसे सुना कि उसकी दादी ने उसकी बहन के लिए लड़का देखा है तो वह इतना खुशी के माले उछलने लगा। वह उछलते हुए ये भी कहा कि जब उसकी बहन की शादी होगा तो वह बहुत ज़्यादा डांस करेगा जैसे कि हर भाई अपनी बहन की शादी में करते हैं। नंदू भी इस वक्त लंदन में था पर उसका सिम वहाँ का ही था और दादी हमेशा उसे मिस कॉल दिया करती थी और नंदू वहाँ से उसे कॉल करता, पर इस वक्त माहिर का कॉल इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि सिम कार्ड यहाँ का था। दादी ने नंदू को ये भी बताया कि उसे माहिर से बात करना है पर माहिर का कॉल नहीं लग रहा, तो नंदू ने कहा कि वह खुद माहिर को कॉल करके बता देगा और ये भी बता देगा कि आपको उनसे बात करना है। तो दादी ने तुरंत हाँ कहा कि जल्दी से माहिर को बोलो मुझे कॉल करे। नंदू थोड़ी देर तक अपने दादा दादी से बातें किया, उसके बाद उसने कॉल कट किया और वह तुरंत माहिर को कॉल लगाया क्योंकि नंदू के पास एंड्रॉयड फ़ोन था और उसके दादा दादी के पास नहीं। माहिर इस वक्त कहीं मीटिंग में बिजी था जिसके लिए उसने नंदू का कॉल रिसीव नहीं किया, पर कुछ घंटे के बाद जब वह फ्री हुआ तो उसने तुरंत नंदू को कॉल बैक किया। उसे लगा कि अभी 2 दिन पहले ही तो नंदू से मिलकर आया हूँ, तो अभी उसका कॉल आया तो क्या हो गया, यह चेक करने के लिए उसने तुरंत कॉल बैक किया। माहिर का कॉल देखकर नंदू ने भी तुरंत कॉल रिसीव कर लिया और वह हेलो बोला। उसकी आवाज़ से ही माहिर को समझ गया कि वह बहुत खुश है। माहिर भी मुस्कुराते हुए बोला, बताओ नंदू तुमने कॉल किया था, क्या कुछ काम है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ये सुन नंदू बोला,
नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ घंटे पहले दादी का कॉल आया था, उन्हें आपसे बात करना है, पर आपका कॉल नहीं लग रहा, जिसके कारण दादी ने मुझे कॉल किया और मुझे गुड न्यूज़ बताया, जो सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। नंदू जिस तरह बातें कर रहा था, उससे तो साफ साफ पता चल गया कि वह बहुत खुश है। और जब उसने ये कहा कि गुड न्यूज़ बताने वाला है, तो माहिर भी मुस्कुरा दिया और बोला, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब चलो बताओ क्या गुड न्यूज़ है। नंदू बोला, तो सुनिए, दादी ने दिशा दीदी के लिए लड़का देख रखा है, इसलिए वह आपसे बात करना चाहती हैं ताकि वह आपको भी खुशखबरी दे सके। मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मेरी दिशा दीदी की शादी होगी, जिसमें मैं बहुत डांस करने वाला हूँ। मैं तो अभी से ही सोच रहा हूँ इंडियन सॉन्ग पर डांस करूँ या फॉरेन। नंदू की बातें सुन तो माहिर का चेहरा ही उतर गया, उसके भी चेहरे का पूरा रंग ही बदल गया। वही नंदू बोले जा रहा था, पर मोबाइल की दूसरी ओर से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा। और जब माहिर कुछ नहीं बोल रहा, यह देख नंदू बोला, हेलो, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हेलो हेलो। नंदू लगातार हेलो हेलो किए जा रहा था कि माहिर अपने सेंस में आते हुए बोला, अरे हाँ नंदू, बोलो। वह सामने मेरे कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। ये सब तुम्हें दादी ने बताया क्या? यह सुनते ही नंदू बोला, हाँ हाँ, दादी ने बताया। दादी चाहती हैं कि दिशा दीदी की जल्दी से शादी हो जाए। उन्हें आपसे भी बात करना है, उन्हें आपको सब कुछ बताना है। प्लीज़ आप दादी को एक बार कॉल कर लीजिएगा। नंदू की बातें सुनकर माहिर बेमन से मुस्कुराया और हाँ कह दिया। माहिर नंदू से उसके बारे में 2-4 शब्द बातें किया, उसके बाद दोनों ने कॉल कट किया। माहिर अपने चेयर पर बैठे गहरी सोच में डूब गया। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसे दिशा की शादी का सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों उसके चेहरे का जो रंग था, उससे तो सब पता चल रहा था कि वह परेशान हो गया है। माहिर मन ही मन सोच रहा था, नंदू थोड़ी ना झूठ कहेगा, आखिर उसके दादा दादी ने उसके लिए लड़का देखा ही होगा, इसलिए तो वह बता रहा है। और वह जिस तरह से खुश था, इसका मतलब उसके घर में सभी लोग खुश होंगे। पर बात दिशा तक आकर रुक जा रही थी। आखिरकार माहिर को भी जानना था, क्या दिशा भी इस रिश्ते के लिए तैयार है। उसने तुरंत अपना मोबाइल ले दिशा के दादी को कॉल किया। 2-4 रिंग जाने के बाद दादी ने कॉल रिसीव कर ली। कॉल रिसीव होते ही इधर से माहिर हेलो बोला। माहिर की आवाज़ दादी तुरंत पहचान गई और उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, माहिर बेटा कैसे हो? मैं कब से तुम्हें कॉल लगा रही हूँ, पर तुम्हारा कॉल नहीं लगा, इसलिए नंदू को बोली कि वह तुम्हें कॉल करे और बताए कि मुझे तुमसे बात करना है। दादी के भी बातों से पता चल रहा था कि दादी बहुत खुश है। माहिर आगे बोला, बताइए ना दादी, क्या बात करना है? और आप लोग कैसे हैं? घर में सब ठीक तो है ना? आप लोगों की तबीयत कैसी है? माहिर एक ही टाइम में 2-4 सवाल पूछ लिया, जो सुन दादी बोली, हम बिल्कुल ठीक हैं बेटा। जिसके पास तुम्हारे जैसा बेटा हो, उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हो सकता। और जो कुछ हो रहा है, वो सब कुछ तुम्हारे कृपा से ही हो रहा है। दादा दादी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। माहिर उन्हें टोकते हुए बोला, दादी बस भी कीजिए, अगर आप मुझे अपना बेटा मानती हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों के लिए यह सब करना, और यह कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तो मैं आप लोगों के लिए कर ही सकता हूँ। यह सुन दादी बोली, बेटा आज के ज़माने में कौन किसके लिए करता है? यहाँ तो अपनों का ही गला काट देते हैं, पर तुम तो पराए होकर भी हमारे अपने बन गए हो। खैर ये सब जाने दो, मुझे तुम्हें ये बताना है कि हमने अपनी बच्ची दिशा के लिए लड़का देखा है। हमारे पास वाले गांव में ही लड़का रहता है, और वह भी पढ़ा लिखा है, और उसकी खेती बाड़ी सब है।
दिशा के लिए ठीक रहेगा। वैसे भी दिशा हमसे दूर नहीं रहना चाहती। आज ही तो उससे बात हुआ है, तो गांव के पास में रहेगी। जब उसका दिल करेगा वह मिलने आ जाएगी और हम भी उससे मिलने चले जाएंगे। दादी की बातें सुनकर माहिर का दिल धक धक करने लगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे कि दादी ने उसका कुछ छीन लिया हो। माहिर का इस वक्त दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह दादी से किस तरह से बातें करे। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच कुछ और रहा था, पर उसके मुंह से शब्द निकला तो दिशा ने क्या कहा। दिशा का नाम सुनते ही दादी जोर से हंस पड़ी और बोली, लड़की जात है, उसे तो अपनी शादी के नाम सुनते ही शर्माने लगी। वह क्या ही बोलेगी। बच्ची थोड़ी ना सामने से कहेगी कि उसे शादी करना है, पर हमें तो उनकी शादी तो करवाना ही पड़ेगा। इसलिए बेटा तुम्हें कॉल की हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हारे पास टाइम रहे तो तुम एक बार हमारे गांव आओ, ताकि तुम भी उस लड़के को देख सको, क्योंकि तुम तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार हो। तुम हमारी तरफ से उनसे बात करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई ऐसा समझदार नहीं है जो बातें करे। और बात हमारी दिशा बच्ची की है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कोई गड़बड़ हो। तुम रहोगे तो सब संभाल लोगे। माहिर कुछ बोल नहीं रहा था, तो दादी आगे बोली, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? तुम आओगे ना? दादी का बार बार यही कहना कि तुम आओगे ना, ये सुनकर माहिर हिचकिचाते हुए बोला, जी ज़रूर आऊँगा दादी। माहिर का हाँ सुनते ही दादी मुस्कुरा दी और बोली, बेटा हमें तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। कुछ देर तक दादी और भी माहिर से बातें की। उसके बाद कॉल कट किया। कॉल कट होते ही माहिर मोबाइल टेबल पर रख सोच में ही पड़ गया। वह इस बार दिशा के बारे में सोच रहा था। क्या सच में वह शादी के लिए तैयार हो गई है? 14 दिन बाद शगुन को इंडिया आए हुए आज करीब 14 दिन हो गए, और यह दिन कैसे निकल गए उसे भी पता नहीं चला। जब से उसे यह आज़ादी मिला था, उसे बहुत बहुत सुकून मिला और यहाँ आकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पर यह दिन कैसे गुजर गया उसे भी नहीं पता चला। अब उसे तो यह बात सताने लगा कि उसे अब वापस इटली जाना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके 2 हफ्ते हो गए यहाँ आकर। वह यही सब सोच रही थी। उसके माँ बाबा भी हर 1-2 दिन छोड़कर आया करते थे। उसकी माँ ने अपने हाथों से बनाए हुए लड्डू, देसी घी सब लाकर शगुन को दिया करती थी। शगुन को आए यहाँ 2 हफ्ते हो गए। इन 2 हफ्तों में उसने एक दिन भी एक्सरसाइज नहीं की और ना ही वह खुद से प्रैक्टिस करने का उसका मन था। सुबह के 9 बजे दोनों बहनें नीचे कैफेटेरिया में ब्रेकफास्ट के लिए आई। जब ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी वीर का कॉल राशि को आया कि उसे आज अर्जेंट ऑफिस जाना पड़ेगा। कुछ इम्पोर्टेंट फाइल थे जो नहीं मिल रहे हैं। कॉल स्पीकर पर होने के नाते शगुन भी आवाज़ सुन पा रही थी, जो उसने इशारा करते हुए राशि से बोली, राशि दीदी आप जाओ, ऑफिस कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए तो आपको बुला रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से वीर कह रहा था उससे पता चला कि ज़्यादा ही कुछ इम्पोर्टेंट है। शगुन का इशारा देखते ही राशि तुरंत बोली, वीर सर मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, कुछ ही देर में निकलती हूँ। इतना बोल उसने कॉल कट कर दी। राशि शगुन के तरफ देख बोली, ठीक है मैं जा रही हूँ, पर मैं कुछ ही घंटों में वापस आ जाऊँगी, तुम तब तक अपना ख्याल रखना। इतना बोल दोनों बहनों ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद दोनों वापस रूम में आई और राशि जल्दी से रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ी। करीब 40 मिनट के बाद शगुन अपने रूम में बैठे अपना मोबाइल ले कुछ देख रही थी कि तभी दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आया, और आवाज़ सुनकर शगुन जाकर दरवाज़ा खोली तो हाउस कीपिंग थी
और उसके हाथ में वाइट बेडशीट का कवर था। उसे देखकर शगुन साइड हो गई और हाउसकीपिंग हाथ में बेडशीट लिए अंदर गई। शगुन तुरंत सोफे पे जाके बैठ गई क्योंकि उसे पता था कि रोज ही उसकी रूम क्लीन करने के लिए हाउसकीपिंग आते ही है, जिसके वजह से उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जाकर वापस सोफे पे बैठ गई। हाउसकीपिंग गर्ल ने दरवाज़ा बंद कर दी और बगैर काम किए जाकर शगुन के सामने खड़ी हो गई। उसको अपने सामने खड़ा देख शगुन सवालिया नज़रों से देखने लगी क्योंकि हाउसकीपिंग रोज़ रोज़ उसका रूम क्लीन करने आती थी, कभी मेल हाउसकीपिंग तो कभी गर्ल्स। शगुन को इस तरह देखता देख वह हाउसकीपिंग गर्ल बोली, हाय, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करना है। हाउसकीपिंग जिस तरह से उसे बात की, उसका ये एटीट्यूड देख शगुन तो तुरंत अपना मोबाइल साइड में रख दी और खड़ी हो बोली, तुम्हें मुझसे बात करना है, क्या बात करना है? शगुन बहुत स्लो आवाज़ में बोल रही थी क्योंकि उसे उस हाउसकीपिंग की आवाज़ से ही पता चल गया कि यह हाउसकीपिंग नहीं लग रही, क्योंकि जिस तरह से वह आकर बोली और खड़ी है वह बिल्कुल भी नहीं लग रही कि वह हाउसकीपिंग है, पर यूनिफॉर्म तो उसने हाउसकीपिंग का पहन रखी है। शगुन शक भरी नज़रों से उसे देख बोली, कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या बात करना है, क्या मैं जान सकती हूँ? शगुन की बातें सुन हाउसकीपिंग गर्ल मुस्कुरा दी और शगुन के इर्द गिर्द घूमते हुए अपने दोनों हाथ फोल्ड कर अजीब तरह से बोली, पहले तो तुम मुझे अपना दोस्त समझो, बहुत दिन से तुमसे बात करने के लिए तरस रही थी, फाइनली आज तुमसे मेरी मुलाकात हो ही गई, तुम मुझे अपना ही समझो। उसकी बातें सुन शगुन के आईब्रो तन गए। वह अंदर ही अंदर उस हाउसकीपिंग से डरने लगी क्योंकि इस वक्त तो उसके कमरे में उसकी बहन भी नहीं है और शायद तेजा भी बाहर नहीं है, इसलिए तो यह लड़की अंदर आ गई। पर कौन है, ये क्या चाहती है? शगुन के अंदर बहुत कुछ चलने लगा, पर शगुन पहले जैसे शगुन नहीं रही। वह भी हिम्मत करके अपने अंदाज में बोली, मैंने पूछी कि कौन हो तुम और क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। शगुन कहने को तो कह दी, पर वह अंदर से इतनी डर रही थी शायद यह लड़की उसे कुछ हानि न पहुँचा दे। उसके दिमाग में यही चल रहा था, पर वह हाउसकीपिंग गर्ल बोली, मेरा नाम काया है। काया? मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं सुनी और ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ, और तुम मुझे कैसे जानती हो? शगुन के चेहरे का रंग ही बदल गया जो देख काया बोली, बताऊँगी बताऊँगी, सब कुछ तुम्हें बताऊँगी, क्योंकि मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूँगी। जिस तरह से तुम्हारा पति अथर्व ने मेरी ज़िंदगी खराब किया है वह तो मैं कभी नहीं भूल सकती। उसके मुंह से अथर्व का नाम सुन शगुन तो चौंक के उसे देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये लड़की है कौन और ये अथर्व को कैसे जानती है। शगुन एक हाथ में अपने बालों को ठीक करते हुए बोली, तुम अथर्व को कैसे जानती हो? शगुन को इतना घबराया देख काया उसे रिलैक्स करते हुए बोली, शगुन डियर, तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कही ना, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूँगी और मैं तुम्हारे भले के लिए यहाँ आई हूँ। और जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारा ही भला है। अब शगुन उसके एकदम सामने आकर तेज आवाज़ में बोली, पहले तुम यह बताओ कि तुम अथर्व को कैसे जानती हो? काया बोली, पहले तुम आराम से बैठ जाओ, क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, जो कि मुझे वक्त लगेगा तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। अब शगुन सच में बहुत डरने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि यह ऐसा क्या बताने वाली है
क्योंकि उसकी बातें करने का तरीका ही बहुत अलग था। शगुन डर रही थी कहीं उसे ऐसी कोई बात ना पता चल जाए जिससे वह बर्दाश्त ना कर पाए। 5 मिनट के बाद काया ने बिसलरी की बोतल शगुन की तरफ देते हुए बोली, ये लो पहले पानी पियो। शगुन गुस्से में बोली, तुम्हें जो बताना है पहले वह बताओ। काया बोलना स्टार्ट की, अथर्व से मैं बहुत प्यार करती थी, वह भी मुझसे प्यार करता था। काया ने एक ही लाइन बोली थी कि उतने में शगुन रिएक्ट करते हुए बोली, ये क्या कह रही हो तुम? तुम अथर्व से प्यार करती हो और अथर्व भी तुमसे प्यार करता था, ये कैसे हो सकता है? वह सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। शगुन का ये कहना कि अथर्व उससे प्यार करता है, यह देख काया सीरियस होते हुए बोली, क्या प्रूफ है कि अथर्व तुमसे प्यार करता है? बताओ, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? काया इतनी सीरियस होकर बोल रही थी कि शगुन भी सोच में पड़ गई, पर शगुन तुरंत उसे जवाब देते हुए बोली, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि अथर्व तुमसे प्यार करता है? बताओ, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? शगुन का चैलेंज सुन काया अजीब तरह से मुस्कुराई और बोली, सबूत चाहिए तुम्हें? मुझे पता था कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, जरूर सबूत तो मांगोगी, इसलिए सबूत भी लेकर आई हूँ। काया का इतना कहना कि शगुन सोचने लग गई, आखिर ये क्या दिखाने वाली है? क्या सच में यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे? काया जो हाउसकीपिंग का यूनिफॉर्म पहनी थी, उसने ड्रेस में से एक पैकेट निकाली, उसे खोली जिसमें से उसने कुछ तस्वीर हाथ में ले शगुन के सामने की। शगुन ने काया के हाथ से वह तस्वीर लेकर देखी तो उसकी तो आंखें फैली की फैली रह गई। ये तस्वीर तब की थी जब काया और अथर्व एक साथ रिलेशनशिप में थे, जब अथर्व उसे टूट के प्यार किया था और तभी वह टूट भी गया। शगुन हाथ में लिए तस्वीर को एक एक करके ध्यान से देखने लगी, सारी तस्वीर ऐसे जो कि वे दोनों साथ में घूमते खाते हुए निकले थे, और लास्ट वाला तस्वीर उसने देखी जो वेडिंग वाले दिन का था, वह तो देख शगुन पागल होने के कगार पर आ गई। तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि काया अथर्व ही थे, और यह फोटो तब का था जो मेंशन में अथर्व घुटने के बल बैठकर काया के हथेली पर किस कर रहा था। ये सारी तस्वीर काया ने शगुन को दिखा दी, जो देख शगुन हक्की बक्की होकर देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगा। क्या सच में अथर्व इस लड़की से शादी किया है और उसने कभी मुझे बताया नहीं? तस्वीर देखकर शगुन तो सदमे में चली गई थी। वहीं काया मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसके हाथ से तस्वीर ले बोली, अब तो तुम्हें यकीन हो ही गया होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो सुनो मेरी पूरी बात। मैं और अथर्व एक दूसरे से प्यार करते थे, पर अथर्व ने शादी वाले दिन मुझे धोखा दिया। यह वेडिंग वाले ड्रेस में देख रही हो, इसलिए इसी दिन उसने मुझे धोखा दे दिया। उसने अपनी ज़िंदगी से मुझे निकाल फेंका। उसने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ? शगुन तुरंत बोली और यह बोलते वक्त उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगे। शगुन की आंखों में आंसू गिर रहे थे, जो देख काया ने अपने हाथ से उसके आंसू साफ की और बोली, देखो डियर, मुझे तुम्हें रुलाने का कोई शौक़ नहीं है। मैं भी एक लड़की हूँ और तुम भी एक लड़की हो। जिस तरह से मेरी ज़िंदगी उसने बर्बाद किया है ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद हो, इसलिए तुम्हें अगवा करने आई हूँ ताकि अथर्व तुम्हारी ज़िंदगी ना खराब कर सके। शगुन सोफे पे बैठ गई और अपने दोनों हाथों से उसने अपने चेहरे को ढक लिया, जैसे कि वह भी आज टूट रही हो, क्योंकि वह सच में अथर्व से प्यार करने लगी थी। और जैसे उसे अथर्व के बारे में यह सब पता चल रहा है तो उसे बहुत बुरा लगने लगा। शगुन की हालत देख काया भी उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, तुम्हें पता है मैं तुमसे मिलने के लिए कब से तड़प रही हूँ।
वह अथर्व का गार्ड उसके होते हुए मैं इस होटल में नहीं आ सकती। 2 दिन हो गए मुझे इस होटल में आकर और बड़ी मुश्किल से तुमसे मिलने की कोशिश कर रही थी। और जब तुम्हारी बहन कहीं बाहर गई तो मैंने पहले से ही हाउसकीपिंग के कपड़े लाकर अपने पास रखे थी, क्योंकि अगर किसी की ध्यान भी गया तो उसे शक नहीं आएगा। शगुन काया की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। वह तो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने तुम्हें और मुझे धोखा दिया? ऐसा क्यों किया? शगुन एक ही बात रट लगाए बैठी थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वह सचमुच पागल हो जाएगी। यह बात तो सही था, उसे पहली बार यह झटका लगा था। काया उसे समझाते हुए बोली, जैसे तुम्हें झटका लगा है ना, वैसे ही तब मुझे भी झटका लगा था और मैं डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। पर मैंने ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे अथर्व से बदला जो लेना था। मैं नहीं चाहती थी वह किसी और लड़की की ज़िंदगी खराब करे, इसलिए मैं अपने आप को फिर से तैयार की ताकि मैं उससे लड़ सकूं। और हाँ, वह पैसे और पावर में बहुत आगे है। पर क्या हुआ? सच्चाई तो नहीं झुठला सकते ना। उसने जो मेरे साथ किया वह मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैंने बहुत सपने देखे थे। उससे मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरा घर बस जाएगा। पर उसने सभी के सामने मुझे नीचा दिखा दिया, मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे घर से निकाल दिया। और तो और उसने ये भी कहा कि मेरी औकात नहीं कि मैं उससे प्यार करूं। उसे मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। काया जिस तरह से बोलते जा रही थी, शगुन उसकी बातों पर यकीन करते जा रही थी, क्योंकि काया एकदम दुखी इंसान हो गई थी, जैसे सचमुच उसके ऊपर बहुत जुल्म हुआ हो। काया बोल ही रही थी कि उसे अथर्व का याद आया, जो कि 1 हफ्ते पहले आया था और वह उससे प्यार करने लगा था। उसका दिल कहता था कि नहीं, अथर्व ऐसा नहीं कर सकता। पर जो काया बोल रही थी वह भी तो सही था, क्योंकि उसने तस्वीर देखी और वह अपना दुख भी बता रही है। शगुन आगे बोली, पर अथर्व ने तो मेरे साथ शादी किया है, वह कभी मुझे छोड़ने के लिए नहीं कहता, तो कैसे कहूँ कि वह मुझे धोखा देगा? काया तिरछी स्माइल करते हुए बोली, क्या सच में उसने तुम्हारे साथ शादी किया है? क्या उसकी फैमिली तुम्हारे साथ शादी में खड़ी थी? क्या पूरी दुनिया को तुम्हारी शादी के बारे में पता है? क्योंकि हम लोगों को तो कहीं से पता नहीं चला। अथर्व ने शादी कर लिया है। बोलो, तुम्हारी शादी में कितने लोग खड़े थे? क्या तुम्हारे घर पर बारात आया था? क्या लोग नाच रहे थे? ये सब याद करते ही शगुन अपने पास्ट में चली गई कि अथर्व ने किस तरह उसे कोर्ट में ले जाकर शादी किया था। बल्कि आज तक उसने अपनी फैमिली के बारे में भी उसके सामने जिक्र नहीं किया। कौन है, क्या है, कुछ भी उसके बारे में नहीं पता। और ये भी बात सही था कि उसने किसी को भी अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। वह तो पैसा पावर में आगे तो चाहता तो चुटकियों में सबको बता देता। फिर उसने ऐसा क्यों किया? यह बात अब कहीं न कहीं शगुन को अंदर ही अंदर बेचैन करने लगा, जो कि पहले यही सवाल उसके दिमाग में आया था। अथर्व के प्यार के आगे वह सब कहीं दब के रह गया, पर वापस शगुन को यह बात अंदर से खाने लगा। काया की सारी बातें सुनकर शगुन पूरी तरह परेशान हो गई और उसको इतना परेशान देख काया उसे समझाते हुए आगे बोली, देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, पर यह तो कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है जितना कि तुम आगे परेशान हो जाती, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। प्लीज़ मेरी बातों पे यकीन करो। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।